हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्लास 10 ये जो एग्रीकल्चर का सेकंड भाग है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन का, जिसमें आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर पे जो आप लोगों को इतना डिफ़ाइन नहीं किया था, सो ये डिस्कस करेंगे आज हम आप लोगों को कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, डिस्क्राइब करना है हमें, इम्पैक्ट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। So the impact of globalization on Indian agriculture has been felt since colonial time। अभी की बात नहीं है, जो ये ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है वो इंडियन एग्रीकल्चर पे कॉलोनियल टाइम से ही चलता आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेन जो ख़ासकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था वो ट्रेड के लिए आया था, उनका मेन मकसद था। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर होता था उस रॉ मटेरियल को यहाँ से यूरोप की ओर यानी वेस्टर्न की ओर बहुत ज़्यादा बेचते थे, बहुत सारे मिनरल्स को। सेम उसमें से एग्रीकल्चर भी वन ऑफ दोस्त था, ठीक है। तो रॉ कॉटन या स्पाइसेस हो, इम्पॉर्टेंट जो एक्सपोर्टेड आइटम था इंडिया से जो ले जाता था वो लोग वेस्टर्न की ओर। 1917 की बात है, इंडियन फार्मर्स ने उसके विरोध किया था, रिवोल्ट किया था, ठीक है। championed against being forced to grow indigo in place of food grain. In order to supply dye to Britain flourished textile industry, thus globalization had its boons and banes for Indian agriculture। यानी इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। जो वो लोग उगाना चाहते थे उन्हें फोर्स किया जाता था दूसरे ख़ासकर क्रॉप्स को उगाने के लिए, ताकि वो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दे, ठीक है। जो एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर था उनको वही वाला जो मेन उनका क्रॉप था वो छोड़कर दूसरे क्रॉप्स को ज़्यादातर ग्रो कराने की फोर्स देता था, क्योंकि उस क्रॉप्स को वो लोग ले जाते थे वहाँ तक, ठीक है। बाद में पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया जो लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन फार्मर ने बहुत सारे नए नए चैलेंजेस के फेस किया, जो उनको एक कंपटीशन के फॉर्म में मिला, ठीक है। उन्हें बहुत compete करना पड़ा। हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर फॉर डेवलप्ड नेशंस, this promoted the need for making Indian agriculture successful and profitable to improve the conditions of small and marginal farmer, countering the negative effect of green revolution, developing and promoting organic farming and diversifying crops pattern from cereals and high value crops। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़ास कर अगर देखा जाए तो उन्हें एक नया चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, क्योंकि डेवलप्ड होते जा रहे थे। बहुत सारे फार्मर को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड चाहिए थी, जो उनके पास नहीं था, तो उन्हें दूसरे नेशन से वो लाना पड़ता था, ठीक है। कम पैसे पे लाना पड़ता था। बाद में उनको उगाने के बाद जब प्रोडक्शन सही से नहीं आता तो उसका डबल दाम भी बढ़ जाता था। तो 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया के अंदर आया था, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े थे इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये कि डिस्क्राइब करना है हमें जोग्राफिकल कंडीशन को, कि ग्रोथ ऑफ राइस के लिए क्या क्या किस तरीके की कंडीशन चाहिए। राइस एक समर क्रॉप है जिसको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। ख़ासकर हमारी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। मोस्ट कोस्टल एरिया में भी, डेल्टिक रीजन में भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर और रेनफॉल की स्थिति है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी भी सही का ठीक ठाक, रेनफॉल ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर होना चाहिए। कहीं जगह अगर रेनफॉल कम हुआ तो उस वक़्त मोस्टली ऐसी जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी की जहाँ सही हो तो उस वक़्त भी उन जगहों पे बहुत अच्छी उत्पादन होती है, ख़ासकर क्या बोलते हैं उसको, राइस की। सो ये दो हमारे पास था जिनको आप लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। कल हम आप लोगों को ख़ासकर जो कंटिन्यूस टॉपिक है उसको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।